नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। आज इंडिया चाहता का कार्यक्रम स्टूडियो से बाहर निकलकर झीलों के शहर उदयपुर में आ गया है। मेरे पीछे हालांकि अंधेरा बहुत है, लेकिन आपको जो लाइट दिखाई दे रही है वो नेहरू गार्डन है और उसके चारों तरफ फतेह सागर झील आपको दिखाई दे रही है। उदयपुर की शान है, उदयपुर को झीलों का शहर इसी झील की वजह से कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारा शहर है ये। लेकिन ये शहर जितना शांत है, दिल्ली में उतना ज़्यादा अशांति है। अशांति एक खेमे में है और दूसरा खेमे में सन्नाटा है। और ये सब इसलिए है क्योंकि अजय मिश्रा टेनी, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके इस्तीफे को लेकर लगातार तीसरे दिन दबाव बनता जा रहा है। जब से एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उनके बेटे के ऊपर जो धाराएं लगी थी वो और गंभीर कर दी गई, हत्या का मुकदमा कर दिया गया, तब से विपक्ष समेत पूरा देश उनसे जानना चाहता है कि क्या अब उनको नैतिकता के आधार पर इस पद पर बने रहना चाहिए। 100 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अजय मिश्रा टेनी कहां हैं, क्यों चुप हैं, बीजेपी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? इसी खबर को आज की जो हमने वोटिंग आपसे मंगाई है उसमें पहली खबर दरअसल यही निकलकर सामने आई है। एसआईटी रिपोर्ट आने के 100 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी अजय मिश्रा टेनी पर बीजेपी के अंदर इतना सन्नाटा क्यों है? सबसे ज्यादा 45% लोगों ने इस खबर को देखना चाहा है। दूसरी खबर के तौर पर जिसको आपने पसंद किया है, जिसको आपने वोट किया है, वो भी यूपी की सियासी लड़ाई की ही है, जहां पर आज एक तरफ अमित शाह लखनऊ में थे, राम मंदिर का मुद्दा पे वो राजनीति को गर्म कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव रायबरेली में जातीय जनगणना की बात कर अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी खबर जो आज इंडिया देखना चाहता है वो ये कि बेटियों की शादी की सीमा बढ़ाने पर आखिर कुछ नेताओं को ऐतराज क्यों हो रहा है। इस पर विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात, जिस तरीके से आपने वोट किया है उसी के आधार पर अपने बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पत्रकारों के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बदतमीजी की। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नवीन ने लखीमपुर में उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आखिरकार आपके बेटे पर जो धारा लग गई है, एसआईटी की नई रिपोर्ट आने के बाद धाराएं चेंज हो गई हैं, उस पर आपको क्या कहना है? अजय मिश्रा टेनी भड़क गए थे, हाथ उठाने वाले थे, तमाम वीडियो वायरल हुए। इस पर लगातार पूछा जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पत्रकारों को डरा रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, धमका रहा हो, क्या उसको अपने पद पर रहना चाहिए? इस सवाल को लेकर बार बार सड़क से लेकर संसद तक हंगामा होता रहा, लेकिन टेनी ने टस से मस नहीं हुए। टेनी आज भी अपनी कुर्सी पर कायम है और सबसे आश्चर्य की बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर एक अजीब सा मौन साध लिया है। लेकिन एक अच्छा डेवलपमेंट जिसको आप कह सकते हैं वो ये हुआ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और उत्तराखंड के सांसदों की नाश्ते पर एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक से टेनी लापता थे, टेनी वहां नहीं पहुंचे। टेनी आज दफ्तर के बाहर भी नहीं दिखाई दिए, संसद में भी नहीं दिखाई दिए। और टेनी साहब, जो हमारे पास हमारी जानकारी हमको हमारे रिपोर्टर्स और तमाम सूत्रों से मिल रही है, वो आज भी मीडिया के कैमरों से, पत्रकारों से बचते दिखाई दिए। तो अब सवाल ये कि टेनी को लेकर बीजेपी के अंदर जो बेचैनी है उसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए मेरे सहयोगी नीरज पांडे की ये खास रिपोर्ट। सवाल मत करा कर, खराब है क्या है? प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है। अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। एसआईटी की रिपोर्ट आए 100 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं। टीवी के कैमरे पर सरेआम पत्रकार को गाली देते हुए मंत्री जी की तस्वीरों को भी 48 घंटे बीत चुके हैं। अजय मिश्रा टेनी का नाम संसद के दोनों सदनों में गूंज रहा है। संसद की कार्यवाही चल नहीं पा रही, उसके बावजूद उनकी कुर्सी बरकरार है। अजय मिश्रा जी वो रिजाइन दे, और क्यों प्रधानमंत्री जी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हर मिनिस्टर पहले से ये करते आया है। छोटी सी बात है तो पुलिस ऑफिसर को भी आप सस्पेंड करके बाद में इंक्वायरी करके रजिस्टर मिनिस्टरों को करते हैं।
अजय मिश्रा टेनी को भले ही मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता न दिखाया जा रहा हो, लेकिन पत्रकार से बदसलूकी मामले पर बीजेपी उनसे बहुत खुश नहीं है। अवध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के सांसद शामिल थे। चर्चा ये भी थी कि अजय कुमार मिश्र उर्फ टेनी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि वो खुद इस बैठक में शामिल नहीं हुए या फिर उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गोट फंसी हुई है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर जाने वाले हैं। शाहजहांपुर की दूरी लखीमपुर से सिर्फ 100 किलोमीटर की है। वैसे तो अजय मिश्रा टेनी इस कार्यक्रम में होते, लेकिन इस विवाद के बाद क्या मोदी के साथ वो मंच पर नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे भी पीएम की बैठक में टेनी की गैर मौजूदगी से कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या टेनी के रवैये से पार्टी आला कमान नाराज है? क्या अजय मिश्रा को साथ दिखाने का रिस्क पार्टी नहीं उठाना चाहती? क्या टेनी के चलते किसानों को फिर नाराज नहीं करना चाहती बीजेपी? क्या अजय मिश्रा को लाइमलाइट से दूर रखना चाहती है पार्टी? अजय मिश्रा दिल्ली में ही हैं, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे। सूत्रों के मुताबिक एबीपी संवाददाता से बदसलूकी की घटना के बाद पार्टी ने उन्हें कड़ी हिदायत दी है। दूसरी तरफ संसद में शुक्रवार का दिन भी हंगामेदार रहा और टेनी को हटाने की मांग को लेकर दोनों सदनों में शोर मचता रहा। अगर निष्पक्ष जांच इस मामले में संभव है तो तभी संभव है जब अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा हो, उनको बर्खास्त किया जाए। मुझे तो हैरानी है कि मोदी सरकार किस बेशर्मी के साथ एक ऐसे मंत्री को बचा रही है जो पहले भी हत्या का अभियुक्त था और मंत्री बनने के बाद भी उसके ऊपर हत्या की साजिश के आरोप लग रहे हैं। कहते थे कोई प्रूफ नहीं, अरे एसआईटी ने खुद कह दिया, एफआईआर में लिखा था कॉन्स्पिरेसी है, तो उसको सैक करना चाहिए। आज मेरी यही नोटिस थी कि सारा काम रोको, इसके ऊपर चर्चा करो। वहीं बीजेपी अजय मिश्रा के बचाव में वही पुराना तर्क दे रही है। कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की निगरानी में तो जांच नहीं हो रही है, कार्रवाई तो नहीं हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, तो उस पर तो विश्वास करो भैया। लखीमपुर कांड, अजय मिश्रा टेनी की पत्रकार से बदसलूकी और उन्हें हटाने का मुद्दा अब यूपी की राजनीति में चुनावी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस इसे लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, तो अखिलेश यादव टेनी के बहाने यूपी सरकार पर तीखे बयानों का बुलडोजर लेकर चढ़ गए हैं। ये मंत्री बर्खास्त हों, सरकार हटाए, और मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर। वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं सरकार। एसआईटी की रिपोर्ट बताती है कि मंत्री जी के पुत्र ने साजिश करके किसानों पर गाड़ी चढ़वाई। पत्रकार से बदसलूकी का वाकया दिखाता है कि पुत्र मोह टेनी पर कितना हावी है कि संवैधानिक पद पर होते हुए भी वो किसी पर हाथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर अजय मिश्रा टेनी रहेंगे तो किसानों को इंसाफ कैसे मिलेगा? किसान, इंसाफ, मंत्री का व्यवहार, ये सब विपक्ष के लिए चुनाव में फायदे का सौदा है और बीजेपी के लिए ऐसा कि न उगला जाए न निगला जाए। दिल्ली में संवाददाता प्रशांत और अंकित गुप्ता के साथ नीरज पांडे की रिपोर्ट। और इस बीच आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ गई अजय मिश्रा टेनी से जुड़ी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की अजय मिश्रा टेनी जो आज प्रधानमंत्री के नाश्ते में नहीं शामिल हुए थे, वो अजय मिश्रा टेनी कल जो एक सरकारी कार्यक्रम हो रहा है राजभाषा समिति का, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उस समिति का एक कार्यक्रम असम के डिब्रूगढ़ में होना था। वो कार्यक्रम तो हो रहा है, लेकिन मंत्री टेनी इस बैठक में नहीं जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। बड़ी खबर है ये, अजय मिश्रा टेनी ने अपने सरकारी कार्यक्रम से भी अपने आप को दूर कर लिया है। वो क्यों नहीं जा रहे हैं, ये जानकारी गृह मंत्रालय के सूत्रों से इतना ही कंफर्म है कि वो भी नहीं जा रहे हैं। उनके जो समकालीन हैं जी किशन रेड्डी, वो भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। सचिव स्तर के अधिकारी जो हैं वो इस समारोह में इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। यानी अजय मिश्रा टेनी पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सन्नाटे भले ही ऊपर दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही हुई है गृह मंत्रालय से लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर तक। इसीलिए इस लीड स्टोरी पर अब वक्त है मेरी राय आपको बताने का। और आज की इस लीड स्टोरी पर, इस बड़ी कवर स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ है, और वो ये कि किसान आंदोलन पर बीजेपी ने एक फैसला लिया, देश से माफी मांगी, तीनों कृषि कानून वापस लिए। उसी तरीके से बीजेपी को बड़प्पन दिखाते हुए
टेनी पर भी अब कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि टेनी पर कार्रवाई नहीं करना बीजेपी के लिए काफी ज्यादा घातक हो सकता है, जो कि हमारे कल के पोल का रिजल्ट था। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं कि बीजेपी को टेनी पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो आप हमको मिस कॉल दीजिए। आपकी मिस कॉल का मुझे इंतजार है। सहमत होने पर आपको नंबर मिस कॉल देना है 7823944001, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002। इन दोनों नंबरों पर आप में से किसी एक पर अपनी राय दे सकते हैं मिस कॉल के जरिए, और हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम के आखिर में मेरी इस राय के जो नतीजे हैं आपकी पोलिंग के, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार फिर दोहरा देता हूं, मेरी राय बहुत साफ है इस खबर पर कि बीजेपी को टेनी पर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कृषि कानून के वक्त में कृषि कानूनों को वापस लेकर बीजेपी ने बड़प्पन दिखाया, वो बड़प्पन इस बार भी दिखाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। ये खबर भी यूपी से जुड़ी हुई है। यूपी की सियासत क्योंकि गरमाई हुई है, आज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बॉस यानी अमित शाह साहब लखनऊ में थे। लखनऊ में उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया, और इस रैली में उन्होंने एक बार फिर वो तमाम चीजें की जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। उन्होंने राम मंदिर के मामले को जमकर गरमाने की कोशिश की। उनके भाषणों से बात साफ हो रही थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में मंदिर मुद्दे को लेकर और भी कुछ करने की माहौल को गरमाने की कोशिश कर रही है। इन सब के साथ साथ बीजेपी ने अभी हार नहीं मानी है, और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बीजेपी का जो एग्रेशन है यूपी में वो बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के 4 दौरे करने वाले हैं। जी हाँ, इस महीने में आगने वाले जो 10-12 दिन बचे हैं उसमें बीजेपी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार यूपी का दौरा करेंगे। एक तो वो कल ही जा रहे हैं शाहजहांपुर में, जहां पर वो शिलान्यास करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का, जो कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा यूपी का, जिसका शिलान्यास कल पीएम मोदी करेंगे। फिर वो 21 दिसंबर को जाएंगे प्रयागराज, उनको जाना है। वहां पर ऐसा दावा है बीजेपी का कि 2.5 लाख महिलाओं को स्पेसिफिकली संबोधित करने वाले हैं। 23 दिसंबर को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में फिर से होंगे, जहां पर वो 1550 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। तो कहीं शिलान्यास हो रहा है, कहीं उद्घाटन हो रहा है। तो 23 दिसंबर को बनारस में उद्घाटन का समारोह है। उसके बाद इस महीने के आखिर के आसपास 28 दिसंबर को पीएम कानपुर में होंगे, जहां पर वो मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर और साथ साथ आईआईटी के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। ये तमाम चीजें बीजेपी की तरफ से चल रही हैं। तो बीजेपी कुल मिलाकर यूपी पर पूरा फोकस, पूरी ताकत लगाई हुई है। अमित शाह की बात की रैली की बात करते हैं। निषाद समाज ने रैली बुलाई थी, उस मंच पर अमित शाह चीफ गेस्ट थे। निषादों को लेकर भी बहुत सी बातें की गई, लेकिन खास तवज्जो उनका रहा पूरे तरीके से किस तरीके से राम मंदिर के नाम पर, क्योंकि हमने आपको राम मंदिर का वादा पूरा किया, तो अब आप हमको वोट देकर अपने वादे को पूरा करिए। इसी अंदाज में कुछ भाषण का पूरा स्वरूप प्रारूप दिखाई दिया। जय श्री राम। अरे भाई, राम भक्तों की सभा है, ऐसी आवाज होगी क्या? यहां से देश भर में आवाज जानी चाहिए कि आज लखनऊ में राम भक्त निषादों का जमावड़ा हुआ है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। राम मंदिर और 300 पार का आंकड़ा। 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी जानती है कि राम से राम भक्त जुड़ गए और राम मंदिर पर आस्था हिलोरे मारने लगी, तो फिर 300 का आंकड़ा दूर नहीं।
आप सभी लोग जोरदार तालियों से। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में निषाद समुदाय के लोगों के बीच आए तो राम कथा के पन्नों से निकालकर भगवान श्री राम और निषादों के रिश्ते का वो मर्म भी बता गए जो इस समुदाय के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन राम के बहाने विपक्ष पर निशाने लगाने के पीछे अमित शाह का मकसद ये बताना था कि भगवान राम को तिरपाल से भव्य राम मंदिर तक लाने वाली बीजेपी को भूलना मत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि जब प्रभु श्री राम और मां सीता को भूमि पर सोता देखा तब निषाद राज की आंखों से अश्रु की धारा बह चुकी। और हम सब ने इस जमाने में भी सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है। मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम। निषाद रैली में अमित शाह ने राम मंदिर की बात की तो सहकारी बैंक के कार्यक्रम में मोदी की डुबकी के बहाने औरंगजेब को भी यूपी के चुनावी मैदान में फिर उतार दिया। 3 दिन पहले मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया और भगवान काशी विश्वनाथ का ये ज्योतिर्लिंग औरंगजेब से लेकर आज तक जो श्रद्धालु वहां जाता था वो दुखी होकर आता था। मेरा आप सबसे आग्रह है, सभी लोग हो सके तो काशी दर्शन करिए, कर जाना, दिव्य शांति का अनुभव आप लोग। जय श्री राम, जय जय। लखनऊ दौरे पर अमित शाह के एजेंडे में हिंदुत्व था। यूपी की धरती से वो ये संदेश देते नजर आए कि मंदिरों का उद्धार और हिंदुओं के सम्मान का सपना किसी ने साकार किया है तो वो बीजेपी है। राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य श्री राम का मंदिर बने, इसके लिए देश और दुनिया के कई लोग लगे रहे, मगर वो शुभ दिन नहीं आता था। जब दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला, कुछ महीने पहले ही मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया है और कुछ महीने बाद ही श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने का हमें सौभाग्य है। एक तरफ अखिलेश रायबरेली में हनुमान मंदिर के दर्शन कर रहे थे तो दूसरी तरफ अमित शाह राम मंदिर आंदोलन का इतिहास लोगों को याद दिला रहे थे। बीजेपी को भी पता है कि राम मंदिर ही वो चाबी है जिससे यूपी के चुनाव का ताला खुल सकता है, तभी तो अखिलेश बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। मोदी जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास की स्थापना की। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की रणनीति साफ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात कर रहे हैं, विरासत को विकास से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। अमित शाह अब तक यूपी में जहां जहां गए हैं वहां राम मंदिर का जिक्र उन्होंने जरूर किया है। एक तरफ एक्सप्रेसवे है, हवाई अड्डा है, मेट्रो है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अब तो मथुरा का मुद्दा भी बीजेपी ने हवा में उछाल दिया है। अमित शाह बीजेपी की चुनावी राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। उन्हें पता है कि मुद्दे और काम पर चर्चा भले ही ऊपर से देखने में अच्छी लगे, लेकिन जब मामला वोट का हो तो राम का नाम ही बेड़ा पार करेगा। लखनऊ से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। जय जय श्री राम। अगर अभी तक आप लोगों ने बीजेपी का इस चुनावी कैंपेन को देखा होगा तो समझ में आ गया होगा कि बीजेपी 2 pronged स्ट्रेटेजी कर रही है, यानी 2 नीति एक साथ अपना रही है। पहली तो ये कि वो विकास के नाम की बात कर रही है, चाहे वो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो, कॉरिडोर का उद्घाटन हो, इस तरह के तमाम विकास के कार्यक्रम दिखा रही है। साथ ही साथ वो हिंदुत्व के मुद्दे को भी नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी को समझ में आ गया है कि इसके जरिए वो अपने बहुत बड़े वोट बैंक को अपने साथ रख सकती है, क्योंकि जब जब बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को उछाला है, बीजेपी के लिए चीजें जो हैं बहुत ही सुकूनदायक रही हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, ध्यान से देखिएगा। 2014 चुनाव से पहले तब के यूपी प्रभारी अमित शाह ने अयोध्या से चुनावी अभियान की शुरुआत की थी और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद चुनाव को
सम्मान की लड़ाई कहा था। और 2014 में बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में वोट मिले थे, बहुत बड़ी सीटें मिली थी। 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव में शमशान, कब्रिस्तान और ईद दिवाली जैसे मुद्दे बीजेपी की तरफ से उछाले गए, बार बार रिपीट किए गए, जिसका असर हुआ। और 2017 के चुनावों में क्या नतीजे आए, किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी की सरकार बनी, 300 से ऊपर सीटें आई। 2019 के जो लोकसभा का चुनाव था, उसके प्रचार के दौरान बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए राष्ट्रवाद को बीजेपी ने जमकर उभारा था। और फिर 19 में नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा और ज्यादा बहुमत से बन चुकी है। 2022 के जो विधानसभा चुनाव अब आ रहे हैं, उसमें बीजेपी की विकास की बात तो कर रही है, लेकिन हिंदुत्व का जिक्र इसीलिए बार बार किया जा रहा है, इसीलिए राम मंदिर का जिक्र किया जा रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र किया जा रहा है। बीजेपी को लगता है इससे उसको फायदा हो सकता है। तो बीजेपी हिंदुत्व पे लौट रही है, तो इसके काट के तौर पर उनके सामने जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरे हैं, सी वोटर के तमाम सर्वे में जो एबीपी न्यूज दिखा रहा है, वो है समाजवादी पार्टी, वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी अब अपने वोट बैंक को साधने के लिए जातीय राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं। रह रहकर अब वो याद दिला रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना की आवश्यकता है, जातीय जनगणना होनी चाहिए और इसका जो डेटा है वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव की क्या है ये जातीय राजनीति, आइए समझते हैं आज के उनके इस कैंपेन के जरिए। ये लाल रंग भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिक्कत, किल्लत और जिल्लत का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी बोल नहीं सकती। अखिलेश यादव की समाजवादी संकल्प विजय यात्रा रायबरेली पहुंची है, तो अखिलेश के तेवर भी बदले बदले हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं और ये इलाका कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है। ऐसे में अखिलेश ने जाति जनगणना वाला दांव चलकर बीजेपी को तो निशाने पर लिया ही, कांग्रेस को भी लपेट लिया। न कांग्रेस जाति जनगणना कराना चाहती है, न भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराना चाहती है। ये जाति जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा करके जाति को बता दिया जाएगा कौन आबादी में कितना है। दरअसल अखिलेश इस बार गठबंधन की नई रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। यादव मुस्लिम वोटों का गणित साधकर सत्ता का रास्ता कई बार तय करने वाली समाजवादी पार्टी की नजर इस बार पिछड़ा वोटों पर है। अखिलेश जाति जनगणना की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी उन पर एक जाति के लिए काम करने का आरोप लगाती रही है। मित्रों, यहाँ जो सरकारें चली, सपा बसपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया, निषाद समाज का काम किया क्या और अन्य पिछड़ी जातियों का काम किया क्या? अखिलेश अपना रथ लेकर जहां जहां जा रहे हैं, भीड़ वहां वहां उनके साथ चल रही है। इस भीड़ को देखकर अखिलेश जीत का दम जरूर भर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि चुनाव में अक्सर भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होती। इसलिए वो बार बार उन मुद्दों के तार छेड़ देते हैं जो सीधे जनता की भावना से जुड़े हैं और बीजेपी की दुखती रग हैं। यह अंग्रेजों के जमाने में जलियांवाले बाग में सामने से गोली मारी गई थी, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर पीछे से जीप चढ़ा दी गई। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक है। अंग्रेजों से भी ज्यादा अन्याय अगर किसी ने किया है किसानों पर, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। यूपी चुनाव में इस बार अखिलेश कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए पुराना बैर भुलाकर वो चाचा शिवपाल के घर तक पहुंच गए और उनकी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। लेकिन कांग्रेस के साथ अपने रिश्ते में वो आगे बढ़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के खिलाफ उम्मीदवार न खड़ा करने वाले अखिलेश इस बार सीधी टक्कर के मूड में हैं। हालांकि उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी इस इलाके में जीतती रही है। समाजवादी पार्टी ने इस बार तभी गठबंधन अनाउंस किया जब सीटों पर चर्चा हो गई, जब सीट कौन कैसी पाएगा, जब वो लगभग बात पूरी हो गई, उसके बाद ही किसी दल के साथ गठबंधन तय किया पार्टी ने। अखिलेश यादव शनिवार को रायबरेली में होंगे और राहुल प्रियंका अमेठी में। लेकिन कांग्रेस को इस बार अखिलेश तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनका पूरा ध्यान तो बीजेपी का खेल खराब करने में है। रायबरेली से अजय दुबे की रिपोर्ट।
तो आपने देखा रैलियों के जरिए किस तरीके से यूपी का माहौल पूरी तरीके से गर्मा दिया है, चाहे अमित शाह की बात हो या अखिलेश यादव की बात हो। लेकिन इसके अलावा भी यूपी और भी सुर्खियों में है। लीड स्टोरी आपके सामने है, उसके मिस कॉल का आपको मुझे इंतजार है। मिस कॉल आप जरूर करिएगा, चाहे आप सहमत हो चाहे आप असहमत हो। हजारों की संख्या में लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी मिस कॉल का इंतजार है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़े उसके पहले वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जैसे कि मैंने बताया यूपी की ही बात होगी, और इस बार बात होगी यूपी में कोरोना से। सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, यानी ऑक्सीजन का कोई कसूर नहीं था। जो मौतें हुई हैं वो कुछ और वजह से हुई हैं। सीधा प्रोग्राम आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पीछे फतेह सागर झील आपको दिखाई दे रही है, नहीं दिखेगी, अंधेरा है मैं जानता हूं, लेकिन मेरे पीछे फतेह सागर झील ही है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पहले आज की लीड स्टोरी में आपके सामने फिर दोहरा देता हूं, क्योंकि आपकी मिस कॉल का हमको इंतजार रहता है। मेरी राय आज की कवर स्टोरी जो कि गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी साहब के ऊपर है। मेरा राय बहुत साफ थी कि किसान आंदोलन पर फैसला जिस तरीके से बीजेपी ने बड़प्पन के साथ लिया, तीनों बिल वापस लिए, वही बड़प्पन बीजेपी को टेनी के मामले में भी लेना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ज्यादातर लोग अभी तक के जो जवाब आए हैं मेरी राय से सहमत दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी सहमत हैं तो आपको मिस कॉल देनी है 7823944001 पर, और अगर आप असहमत हैं तो भी आप मिस कॉल दीजिए 7823944002 पर। आपकी मिस कॉल का इस पूरे लाइव शो के दौरान हम इंतजार करते हैं। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी दिखाएंगे, उससे जनता का मानस पता चलता है कि हमारी राय हम ठीक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बात जैसा कि मैंने कहा कि ये बात भी यूपी की है, और ये बात यूपी में कोरोना की है। देश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, आपको याद होगा किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई थी, सांसों के मोहताज हो गए थे। हम में से बहुत से लोगों ने उसको खुद पीड़ित किया है, महसूस किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर उन दिनों मार्च अप्रैल के महीने में संजीवनी का काम कर रहे थे, ढूंढे नहीं मिल रहे थे, मुश्किलों से उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, दिलवाया जा पा रहा था जिनको उसकी जरूरत थी। इसलिए इसमें ज्यादा कुछ किए बगैर एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूं, सरकार का कहना है कि जो मौतें हुई उस काल में वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। यूपी सरकार ने आधिकारिक तौर पर विधानसभा में ये जानकारी दी है कि ऑक्सीजन का कोई कसूर नहीं था। हमने भी यही कहा, ऑक्सीजन का कसूर नहीं था, ऑक्सीजन मुहैया कराने का कसूर था। तो ऑक्सीजन मुहैया क्यों नहीं हो पाई, ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। इसको समझना भी पड़ेगा कि आखिरकार क्यों सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत तक नहीं हुई। क्या ये दावा सही कहा जा सकता है? सरकार ये कहती है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई है। इससे बड़ा झूठ धरती पर कोई नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक है। बयानों को सुनने के बाद अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मुद्दा असल में है क्या। लेकिन ऑक्सीजन का जिक्र अचानक यूपी के चुनावी घमासान में कैसे होने लगा, अब इसे जान लीजिए। दरअसल बीजेपी और विपक्ष में आर पार की लड़ाई की वजह बना है ये सरकारी कागज। विधान परिषद में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने सरकार से इस सवाल पूछा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की जान गई, जिसके लिखित जवाब में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने लिखा कि जान तो किसी की गई ही नहीं। बस फिर क्या था, यही जवाब यूपी सरकार के जी का जंजाल बन गया, क्योंकि अखिलेश अब ढोल पीट पीट कर इस जवाब को जनता के बीच उछाल रहे हैं। कथित सरकारी नाकामियों का नगाड़ा बजा रहे हैं। जो भूल गए थे उन्हें पुराना दर्द याद दिला रहे हैं, मुद्दे को भुना रहे हैं। जिस तरह कोरोना में लोगों की जान गई है, एक परिवार वाला ही समझ सकता है परिवार के लोगों का दुख। जिसका परिवार नहीं वो कैसे दुख समझेगा परिवार का। इसीलिए सरकार से ये जवाब आया है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई। और अखिलेश ये बात अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें मालूम है कि ऑक्सीजन का मुद्दा उनकी पार्टी को सियासी ऑक्सीजन दे सकता है, और इसकी दरकार बीएसपी जैसे दूसरे विरोधियों को भी है। इसीलिए बहती गंगा में हाथ धोने के लिए वो भी उतर आए हैं। किस तरीके से लोग, वो में हाहाकार था। गंगा के किनारे लाशों को जो है कुत्ते रौंद रहे थे,
ऑक्सीजन की कितनी बड़ी किल्लत, मतलब आप क्यों अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? लगता है सरकार क्रूर और पापी भी हो गई है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हजारों मौतें हुई। इस सरकार को ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग नहीं दिखाई पड़े, गंगा में बहती लाशें नहीं दिखाई पड़ी। इस सरकार को जिनके अपने कैबिनेट मंत्री हैं, इनके अपने विधायक हैं, अपने सांसद हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर रहे, उनके पत्र नहीं दिखाई पड़े। उन्होंने खुद लिखा था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन कमी है, ऑक्सीजन कमी से मौतें हो रही हैं। मौत और मातम की तस्वीरें सत्ता में बैठे हुक्मरानों ने भी देखी जरूर होंगी, लेकिन मजबूरी ये है कि मामला नाजुक है, इसलिए विपक्ष के आरोपों पर ज्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा। ये हम नहीं मानेंगे कि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। हमेशा मृत्यु का कारण लैक ऑफ ऑक्सीजन से नहीं हुआ, मृत्यु का कारण हुआ किसी बीमारी से या उस कोविड के वजह से। ऑक्सीजन की कमी किसी एक राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि संकट पूरे देश पर था। वो राज्य चाहे बीजेपी शासित हो या किसी और दल के। केंद्र सरकार ने भी जब राज्यों से रिपोर्ट मांगी थी, तब ज्यादातर राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से हुई लोगों की मौत को नकार दिया था। और मौत भले ही ऑक्सीजन न मिलने से हुई हो, ऑक्सीजन न मिलना मौत की वजह हो, लेकिन आम आदमी का ये दर्द मौत के कागज में कैसे उतरेगा? हम सब ने जिसने भी कोरोना के उस दर्द को झेला है मार्च, अप्रैल, मई के महीने में, वो समझ सकता है कि ऑक्सीजन की कमी ना होना या ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ना होना, इस आंकड़े पर भरोसा नहीं होता। आपको याद होगा ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऐसी बात केंद्र सरकार ने भी की थी और वो उसका हवाला था राज्य सरकारों की रिपोर्ट। और तब आज यूपी सरकार भी इसी बात को दोहरा रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई थी। दरअसल सरकार केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, वो दस्तावेजों पर चलती है और मौत के किसी भी दस्तावेज पर यह नहीं लिखा जाता, यानी डेथ सर्टिफिकेट पर यह नहीं लिखा गया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत होती है। मौत की वजह कभी इन्फेक्शन बता दिया जाता है, कभी लंग का काम नहीं करना, कभी हार्ट फेलियर, इन तमाम वजहों से मौत को दिखा दिया जाता है। कहीं किसी डेथ सर्टिफिकेट में ये नहीं लिखा होता कि इसके पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर की या ऑक्सीजन की कमी थी। एक पैमाना संवेदना का भी होना चाहिए, जिसका ख्याल सरकारों को रखना होगा। संवेदनहीनता ही वो वजह है जो हाईकोर्ट ने 5 मई 2021 को यूपी सरकार को जब कड़ी फटकार लगाई थी, हाईकोर्ट ने उस वक्त क्या कहा था, इसको जरा ध्यान से देखिए। मैं हाईकोर्ट का वो कोर्ट एग्जैक्ट पढ़ के सुनाता हूं। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की कमी नाराजगी की वजह है। मेरठ, लखनऊ प्रशासन ऑक्सीजन की कमी से मौत की रिपोर्ट जांच करे। ऑक्सीजन की कमी से मौत नरसंहार से कम नहीं है, यानी कोर्ट ने इसको नरसंहार कह दिया था जो ऑक्सीजन की कमी से उस वक्त मौत हो रही थी। अब ऑक्सीजन की जरूरत पड़े ना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि कोरोना से आप अपना बचाव पहले ही कर लें, ताकि ऑक्सीजन के लिए हमको मुंह न ताकना पड़े। हमारी मुहिम #मास्कअपइंडिया का हिस्सा बनिए। कुछ नहीं करना है, मास्क पहन के रहना है, मास्क पहन के रहने की प्रतिज्ञा करनी है। और अगर आप मास्क पहनने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं तो हमारी इस मुहिम का आप अपने आप हिस्सा बन जा रहे हैं। अपनी सेल्फी लीजिए, हमको टैग करके भेजिए, हम वो तस्वीर यहाँ दिखाते हैं एबीपी न्यूज़ के मंच पर। उसका एक छोटा सा मकसद है कि आपकी तस्वीरों को दिखाकर बाकी हिंदुस्तानियों को प्रेरित कर सकें कि आपको भी मास्क इसी तरीके से पहन के रखना है, तभी हम सब मिलकर कोरोना को हरा पाएंगे। अब बात अगली खबर की, और ये खबर भी सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला किया, बेटियों की शादी की उम्र को 18 से 21 साल करने का फैसला कैबिनेट द्वारा लिया गया। यह बिल संसद में आने वाला है पास होने के लिए, लेकिन इस पर राजनीतिक तौर पर बवाल शुरू हो गया है। कुछ सियासतदान सरकार के इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि अगर बेटियों की उम्र भी 21 साल होगी, बेटों की उम्र भी शादी की 21 साल होगी, तो देश में एक तरह की समानता आती है। जो आबादी बढ़ने का खतरा होता है उस पर काफी हद तक लगाम लगती है, क्योंकि शादी जब जल्दी हो जाएगी तो बच्चे भी जल्दी होंगे। बच्चियों को जो कुपोषण की शिकार बच्चियां होती हैं, उनकी शारीरिक तौर पर तैयार नहीं होती मां बनने के लिए, उन तमाम परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये फैसला जायज दिखता है। लेकिन हमारे देश के सियासतदानों को इस चुनावी मौसम में सिर्फ सियासत से मतलब है, इसीलिए अब इस सामाजिक फैसले पर भी हो रही है। ज्यादा आवाज़गी का मौका मिलेगा।
फिजियोलॉजिकल नीड है इंसान की, वो पूरी नहीं होती, तो उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवारगी वाला फैक्टर भी सही है। उसकी भूख जो फितरी है, नेचर की तरफ से है, अगर उसकी वजह से कोई गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया, तो उसका पाप पूरा का पूरा माँ बाप को मिलेगा। लड़कियों के नाम पर सियासी लड़ाई सारी हदों को पार कर चुकी है। जिसके मन में जो आ रहा है वो उलूल जुलूल कुछ भी बोले जा रहा है, अनर्गल बयान पर बयान दिए जा रहा है। और इसमें पहला नंबर है संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का, जो संसद की चौहद्दी में खड़े होकर लड़कियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। बर्क का ये बयान जैसे ही सुर्खियों में आया, वो फौरन बैकफुट पर आ गए और अपनी दकियानुसी सोच पर पर्दा डालने और पिंड छुड़ाने के लिए ये कह दिया कि बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया गया। इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। मैंने ये बात नहीं कही थी, वो गलत उसको इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। आवारगी का नहीं, बल्कि ये है माहौल ठीक नहीं है। हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी में ऐसी सोच रखने वाले एक आध सांसद नहीं हैं, बल्कि पूरी की पूरी फौज है जो शफीकुर रहमान बर्क के बयान का खुल्लम खुल्ला समर्थन कर रही है। जब डिले होता रहता है शादी को, और एक जो फिजियोलॉजिकल नीड है इंसान की, वो पूरी नहीं होती, तो उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवारगी वाला फैक्टर भी सही है। अगर लड़की या लड़के कोई गलत रास्ते पर चले गए, उसकी भूख जो फितरी है, नेचर की तरफ से है, अगर उसकी वजह से कोई गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया, तो उसका पाप पूरा का पूरा माँ बाप को मिलेगा। ये पूरा विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार मौजूदा सत्र में ही लड़कियों की शादी से जुड़ा बिल ला रही है, जिसका नाम है बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021, जिसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का प्रावधान है। कैबिनेट ने उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन बिल आने से पहले ही बवाल मच गया है। विरोधियों और सरकार के बीच बॉक्सिंग राउंड चल रहा है। समाजवादी पार्टी की अप्रोच प्रोग्रेसिव रही है, वो उनके व्यक्तिगत कोई सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन ये पार्टी की लाइन नहीं है। मुस्लिम समाज का जो नेतृत्व है, चाहे राजनीतिक नेतृत्व है, चाहे सामाजिक नेतृत्व है, ये मुस्लिम महिलाओं को एक जकड़न में बनाए रखना चाहते हैं, गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। अगर एक महिला हो या पुरुष हो, 18 साल पे ये निर्णय ले सकते हैं कि वो कौन सी राजनीतिक पार्टी का पक्ष रखते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पर्सन को वो वोट करेंगे, तो वो ये भी निर्णय ले सकते हैं। वो दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों में चले जाएं, वहाँ का उनको जो है वो इतिहास भूगोल पढ़ लें, तो समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा सुधार और कितना बड़ा रिफॉर्म किया हुआ है अब तक। अपनी लीड स्टोरी पर राय आपके सामने रख देता हूं कि बीजेपी को अब टेनी पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी इस राय पर ज्यादातर लोग अभी तक सहमत दिखाई दे रहे हैं। आपकी मिस कॉल का अभी भी मुझे इंतजार है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इस पोल रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा, फाइनल पोल रिजल्ट, और साथ ही साथ बात होगी आज के शब्द की भी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, सीधे उदयपुर से लाइव इस इंडिया चाहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।